Assalamualaikum. Today I'm here to tell you about circulation chapter number 4. ओवरव्यू ऑफ सर्कुलेशन में आपने पहले सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि इट कॉजेज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी इन अ कॉन्टीन्यूस सर्किट। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो सर्कुलेशन, ठीक है, दो तरह से सर्कुलेशन हो रही होती है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके राइट एट्रियम तक होती है और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो राइट वेंट्रिकल से लेके लेफ्ट एट्रियम तक होती है। ठीक है, ये MCQ वाइवा में पूछा जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में ये जो पाथवे बना हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है कि इसके जो हमारे पास 2 सर्किट्स आ जाते हैं जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा। ठीक है, और 2 पंप्स होते हैं इसके। ठीक है, एक में लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल होता है, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्किट्स होते हैं। ठीक है, और इन सर्किट्स में किस तरह से ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा होता है ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपने इसको देख लेना एक दफ़ा। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है फंक्शंस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये SCQ क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। एंड फंक्शनल पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेशन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि आपसे डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, आर्टरीज की, वेन्स की इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है। तो ये जो फंक्शनल पार्ट्स हैं एंड देन आपके पास जो फंक्शंस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम है ये SCQ क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। आर्ट्रियोल्स, आर्टरीज, इन सब का आपको पता होना चाहिए। आर्टरी क्या होती है, आर्ट्रियोल्स क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या है और ये कहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, वेन्यूल्स, इस तरह से वेन्स एंड देन फंक्शंस इनके। उसके बाद ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितना है, सिस्टमिक कैपिलरीज में कितना है। ठीक है, एंड देन हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन में कितना है। ठीक है, तो ये इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये आपने याद रख लेनी है, MCQs में पूछी जा सकती हैं। उसके बाद हमारे पास प्रेशर इन द पल्मोनरी कैपिलरीज ये कितना होता है, 7 मिलीमीटर मर्क्यूरी। एंड देन ये जो वेन्स में कितना है, आर्टरीज में, आर्ट्रियोल्स में, ये आपने एक दफ़ा MCQ के लिए पढ़ लेना है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेशन। दैन हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन सर्किट आ जाता है, इसकी उन्होंने वही जो हमने पीछे पढ़ा है उसको उन्होंने एलेबोरेट किया हुआ है। एंड प्रेशर इन द सिस्टमिक सर्किट, ये सारा जो है सब आपने एक रीड देना है, इसमें से इतना आता नहीं है। बस सिस्टमिक सर्किट एंड पल्मोनरी सर्किट जो है उसकी आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि मतलब कि किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरियाज, ये भी सारा बस एक दफ़ा रीड कर लेना, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो ओहम्स लॉ ऑफ द ब्लड फ्लो है ये आपको डेफिनेशन आ सकती है, ये अपने डेफिनेशन और साथ में ये वाला ग्राफ कर लेना। ठीक है, उसके बाद ब्लड फ्लो की डेफिनेशन, इसका यूनिट आपको पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए और मेथड्स कौन कौन से होते हैं इनके बस नाम ही काफ़ी है। उसके बाद इनके हमारे पास फैक्टर्स इफेक्ट्स आ जाते हैं कि जब इंक्रीज़ करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ द टिश्यू ब्लड। ठीक है, तो इसमें लैमिनार या फिर स्ट्रीमलाइन ब्लड फ्लो, इसका पूछा हुआ है टर्बुलेंट ब्लड फ्लो। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कंडीशंस हैं जो कॉज करती हैं टर्बुलेंट ब्लड फ्लो। तो ये आपको कंडीशंस जो हैं इसका पता होना चाहिए। देन रेनॉल्ड्स नंबर जो है इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इसका फार्मूला पता होना चाहिए और इसके लिए जो नोट लिखा हुआ है ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना। ठीक है, ये जितना हमने स्टार्ट में पढ़ा है इसमें से अभी तक वैसे SCQ नहीं आया प्रॉफ में। ठीक है, लेकिन इसमें से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो बस यही है कि रेनॉल्ड्स नंबर जो है इनके वाइवा में ज़्यादातर पूछी जा सकती हैं या MCQs में आ सकती हैं। ठीक है, उसमें ये वाला नंबर, इसकी डेफिनेशन, ओहम्स लॉ आपको पता होना चाहिए। एंड देन सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड देन आपके पास जो इसके फंक्शंस हैं एंड फंक्शंस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्लड प्रेशर जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे SCQ, MCQ, वाइवा वगैरह वगैरह में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, एक दफ़ा इसको यहाँ से कर लेना और अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको एक दफ़ा गाइडेंस अभी देख लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ से पहले आपने ज़रूर इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इसकी डेफिनेशन, इसके यूनिट्स, इसके रिलेशन एंड देन मेथड्स ऑफ मेजरिंग। ठीक है, ये आपने देख लेना है। एंड रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो, ये आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। एंड देन टोटल पल्मोनरी रेजिस्टेंस, ये बस एक दफ़ा आपने देख लेना है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे पास रेजिस्टेंस टू ब्लड है इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये ला भी एक दफ़ा आपने देख लेना है, इसको एक दफ़ा देते हैं। हेमाटोक्रिट की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके बाद मेल में कितनी है परसेंटेज है, फीमेल में कितनी है ये आपको पता होना चाहिए। विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, ये भी एक दफ़ा बस देख लेना है। उसके बाद हाँ, इसमें ब्लड की विस्कोसिटी जो है वो फी होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। MCQ की लाइन में लिखा हुआ है, आपने भी इसको नोट डाउन कर लेना है। और इसके जो फैक्टर्स हैं इंक्रीजिंग कौन कर रहे हैं, डिक्रीज किस किस में होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हेमाटोक्रिट जो है ये इंपॉर्टेंट है एंड विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। उसके बाद हमारे पास वेसल लेंथ, ये सारा कुछ आ जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी जो है एक दफ़ा आपने देख लिया। और ये जो लॉ ऑफ लैप्लेस है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी आपको डेफिनेशन, फार्मूला आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद वैस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी एंड आर्टीरियल एंड वेनस सिस्टम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है BDS पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन जो MBBS है उसमें इसकी डेफिनेशंस आती हैं। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशंस ही इसकी पता होनी चाहिए, बाकी इतना करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देन हमारे पास ये जो आ जाता है ब्लड प्रेशर, ये जैसे कि सबको आपको पता ही है। सिस्टोलिक कितना होता है, डायस्टोलिक कितना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
आर्टीरियल प्रेशर जो है पल्सेशंस, इनके पल्स में कितना है तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रेडियल पल्स में भी आपको ये पता होना चाहिए इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। एंड देन हमारे पास बाकी जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी बस एक रीड कर लेनी है, रीड दे लेनी है आपने। और कैपिलरी पल्स प्रेशर कितना होता है ये आपको बताना चाहिए, ठीक है। ये वैल्यूज़ जो है इसमें इसका ये होता है कि MCQs में पूछी जाती हैं, और जब आपकी वाइवा ऑस्पी होती है उसमें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपने एक दफ़ा देख लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि क्लिनिकल मेथड्स कौन कौन से हैं मेजर करने के लिए सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर को, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये ऑस्कुलेटरी मेथड होता है, ठीक है, ऑस्कुलोमेट्रिक मेथड होता है, प्लेट मेथड होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने करना है क्योंकि आपको जो वाइवा ऑस्पी है वहाँ पे भी करवाया जाता है, तो इसको आपने एक दफ़ा देख लेना है, ठीक है। और जो एक साउंड है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्रोटकोफ सिंड्रोम साउंड, ठीक है। ये जो है SCQ क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन भी पूछी जाती है। उसके बाद ये इट इज़ डिटरमाइंड, ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर ये आपने देख लेना है। उसके बाद सेंट्रल वेनस प्रेशर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनकी एक दफ़ा आपने डेफिनेशंस देख लेनी है। इसी तरह पेरिफेरल की भी देख लेनी है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, प्रेशर ड्यू टू द वेट ऑफ द ब्लड, ठीक है। बाकी नेगेटिव प्रेशर मतलब इनमें से अभी तक जो है वो प्रॉफ में कोई SCQ अगर कहीं ना तो वो नहीं आया, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपको थोड़ी बहुत बताई हैं ये जो ब्लड प्रेशर के वाला है, एंड देन ये जो मेथड्स हैं ये पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपको बताना चाहिए। इनके आगे से मेथड की उन्होंने थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे नहीं दी हुई, ये भी आपने इनकी डेफिनेशंस जो है वो चाहे गूगल से देख लें, चाहे आप गाइडेंस से देख लें। गाइडेंस में इतनी सही कि आपने ना दी हूँ, ज़्यादा लंबा लिखा हो तो आपने क्या करना है गूगल से देख के तो उनकी डेफिनेशंस जो है वो यहाँ पर लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद दैन हमारे पास आ जाता है ये भी सारा पेज जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपने पहले वो करनी है, देन आपने फिर क्या करना है, ये जो पीछे वाला टॉपिक्स हैं वो ख़त्म करने हैं, ठीक है। आपने जब सर्कुलेशन स्टार्ट करना है तो आपने क्या करना है, ये पहले 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, ताकि आपको इनकी डेफिनेशंस फंक्शंस वगैरह पता हो, और जब आप इसको आगे से करें, यानी कि आगे से जब इसको पढ़ें तब आपको जो है वो ईजी हो जाए। तो आपने जब स्टार्ट करना है सर्कुलेशन वाला टॉपिक, तो पहले जो आपने चीज़ याद करनी है ना वो मैं आपको बता देती हूँ, वो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। आर्टीरियल प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन पेज नंबर 52 है, आपने यहाँ से जो है इसको स्टार्ट करना है। जब भी आपने सर्कुलेशन का स्टार्ट करना है BDS का स्पेशली, ठीक है। MBBS का उसने स्टार्ट से पढ़ना है क्योंकि उनको क्लिनिकल बेस क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उन्होंने स्टार्ट से उसको जो है वो देख के याद करना होता है, फिर उनके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। लेकिन जो BDS है उसका ये है कि उसमें ये वाले टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ से इसको पहले स्टार्ट करना है। जब आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने जो स्टार्ट वाले टॉपिक हैं सर्कुलेशन के उनको करना है, ठीक है। पहले आपने ये वाले सारे करने हैं, ठीक है। और ये जो शॉक वाला टॉपिक है इसके बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ये जो शॉक वाला है इसके आपने डेफिनेशन काजेज़ और ये जो टाइप्स के हैं ये सारे यहाँ से फिर दोस्त से याद करके देन आपने क्या करना है गाइडेंसेस को एक दफ़ा देख लेना है, या फिर जो मैंने वो अपलोड किए हुए हैं फ्लो चार्ट्स एंड डिफरेंसेस, ठीक है, FB पेज पे अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाके वो डिफरेंसेस और जो फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं उनको भी एक दफ़ा देख लेना, ठीक है। तो आपका ईजी हो जाएगा। और साथ में आपने क्या कर लेना है फिर जो गाइडन है वहाँ से एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेना है। उसकी मार्किंग भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो उसका लिंक अवेलेबल है। आप इस वीडियो के बाद जो शॉक वाली वीडियो है उसको वहाँ पे अपनी बुक पे मार्क कर लें, 1 घंटा 1 से 1.5 घंटा आपको लगेगा और आपका शॉक वाला जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि शॉक इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर एक SCQ है जो वो आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आपने करना है क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो कम लिखी हुई हैं, ठीक है। जैसे स्टेजेस के बारे में लिखा हुआ है, इसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो मैंने ऐड की हुई हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो है वहाँ पे गाइडेंस से देख लेना है इंपॉर्टेंट चीज़ें, चाहे आप यहाँ पे स्टिकी नोट्स लगा के ऐड कर लें, चाहे वहाँ से आप उसको प्रिपेयर कर लें, लेकिन यहाँ से फिर 2 से पहले एक दफ़ा आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपके पास टाइम है तो आप जाके शॉक वाला टॉपिक वहाँ से कर लें, ठीक है। जैसे मैंने ये सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं तो आपने भी इसी तरह से उन चीज़ों को देख लेना है। वहाँ पे जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं उनको सिर्फ आप अच्छे से कैसे प्रिपेयर कर लेना, तो आपका जो है वो हो जाएगा। शॉक वाला टॉपिक आपने ज़रूर करना है, चाहे पहले आप सर्कुलेटरी शॉक का टॉपिक कर लें क्योंकि इसमें से एक SAQ और MCQ से रिलेटेड ज़रूर आता है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इसलिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट। उसके बाद हार्ट साउंड्स जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्ट साउंड में ये जितना भी लिखा हुआ है ना बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं ये भी आपने अपनी बुक पे लिख लेनी है, और जो मैंने आपको FB पेज पे अपलोड करके दिए हुए हैं वो जो है फ्लो चार्ट्स और टेबल्स, ठीक है, उसके अंदर हार्ट साउंड्स की जो टाइप्स हैं उसका टेबल भी अवेलेबल है। आप वो टेबल अगर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो और यहाँ से डेफिनेशन देख लें तो आपका हार्ट साउंड वाला जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उस टेबल को आप नोट डाउन करके आप यहाँ पे अपनी बुक पे भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ना वेलफेयर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि क्लिनिकली आपको नहीं पूछा जाता,
जो हमारे पास BDS है, जो MBPS है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको ये वाली डेफिनेशंस जो हैं ये प्रॉफ में आई हुई हैं, तो उन्होंने ये डेफिनेशंस और ये जो है ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और BDS जो है उसने भी ये फ्लो चार्ट एक दफ़ा देख लेना ताकि आपके MCQ जो है वो क्लियर हो जाए। और अगर आपको हार्ड साउंड्स जो है वो ऐसे का क्वेश्चन आ रहा है 3 मार्क्स का, देन आप ये वाली डायग्राम जो है वो भी बना सकते हैं। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है कार्डिक फेलियर। कार्डिक फेलियर में बस आपने इसकी डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है एंड देन सिम्टम्स एंड काजेस। ठीक है, कौन कौन से जो हमारे पास फैक्टर्स हैं जो कि इंक्रीज़ करते हैं कार्डिक फेलियर को, डिक्रीज़ करते हैं कार्डिक फेलियर को, ये भी आपने एक दफ़ा देख लेनी है। उसके बाद इसकी टाइप्स देख लेनी है। उसके बाद ये जो सारा है ये इतना करने की जरूरत नहीं है, इसको बस एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। ठीक है, उसके बाद कंपनसेटेड हार्ट फेलियर, डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर, इसमें आपको डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यूनिलेटरल इस बार सारे को बस आपने एक दफ़ा रीड कर लेना, बाकी ये जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हार्ट साउंड्स इंपॉर्टेंट है एंड देन आपके पास जो शॉक हो जाता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्डिक शॉक की जैसे डेफिनेशन आ जाती है ये इंपॉर्टेंट है। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ ये इंपॉर्टेंट है। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, ठीक है, एंड एंजाइना वेक्टोरिस। एंजाइना वेक्टोरिस जो है वो MBBS में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइना वेक्टोरिस इन द MBBS। ठीक है, BDS ने बस एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेना कि इसमें होता क्या क्या, एंजाइना में क्या होता है एंड देन कार्डिक शॉक होगा तो कैसे होता है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ किस तरह से होती है। वैसे इसका मेन चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपको MCQ या फिर वाइफा में पूछा जाए तो वो आपको आ जाए। ठीक है, जैसे कोरोनरी सर्कुलेशन एंड इस्केमिक हार्ट डिजीज़, इसमें आपको ब्लड सप्लाई कब तक आया, आर्टेरियस एंड वेनस ड्रेनेज, ठीक है, इसका बताना चाहिए एंड इसकी जो वैल्यू है ये आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। उसके बाद से सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, ये MCQ के लिए है। अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स, वैजो कंस्ट्रक्शन कौन करवाता है, वैजो डायलेशन कौन करवाता है, ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। बाकी सारा जो है इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद मसल ब्लड फ्लो जो है इसको एक दफ़ा बस आपने जो है वो देख लेना है। उसके बाद हाँ ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, पैथोलॉजिकल कॉजेज़ ऑफ लो कार्डिक आउटपुट एंड हाई आउटपुट। ठीक है, ये आपने देख लेना है किस तरह से क्या क्या मतलब इसमें फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद रेगुलेशन ऑफ द वेनस रिटर्न, इसको बस एक दफ़ा आपने देख लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो जो दो है ना इसके फैक्टर्स ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, देन कार्डिक आउटपुट एंड वेनस रिटर्न, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना इनमें से एक डेफिनेशन ज़रूर आती है, चाहे कार्डिक आउटपुट की आ जाए, वेनस रिटर्न की आ जाए, कार्डिक इंडेक्स की आ जाए, इसमें से एक डेफिनेशन जो है वो ज़रूर आती है। और जो मैंने मार्क किया हुआ है ना MCQ की लाइन से, आपने MCQ के लिए ज़रूर इनको प्रिपेयर कर लेना, ये पूछी जाती हैं और ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, इनमें से भी एक डेफिनेशन ज़रूर आती है। उसके बाद ये वाला जो टॉपिक आ जाता है ना हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर एंड रेगुलेशन, जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से एक MCQ जो है वो ज़रूर आता है, यानी कि अगर आपको एनुअल में नहीं आया तो सप्ली में आ जाता है, सप्ली में नहीं आया तो एनुअल में आ जाता है। एंड देन इसके रिलेटेड जो वाइवास भी है आपकी वाइवा में ज़रूर पूछा जाता है। ये जो रिफ्लेक्सेस लिखी हुई है ना, बैटरी रिसेप्टर रिफ्लेक्स, एंजियोटेंसिव रिफ्लेक्स, कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, ठीक है, CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स, मेन ब्रिज रिफ्लेक्स। ठीक है, और ये वाला जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट टाइम पीरियड प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। एंड देन ये वाले जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये भी आपने यहाँ से ऐड कर लेने हैं। ठीक है, चाहे आप यहाँ से ऐड कर लें, चाहे वो जो मैंने अपलोड किए हुए हैं वहाँ पे अभी पेज पे जो फ्लो चार्ट्स वगैरह आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो फ्लो चार्ट हैं वो गाइडलाइन पे भी बने हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं एक दफ़ा। इनके इसका ग्राफ है वो आपने देख लेना है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये ग्राफ, बेशक आप स्किप भी कर दें। उसके बाद दैन हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज़्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। और उसके बाद ये वाला जो है ना बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, ये पूछा जाता है। ठीक है, आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है कि अगर ब्लड प्रेशर कम है तो उसको ज़्यादा करने के लिए हम जो है कौन सा मैकेनिज़्म यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स आ जाता है आपके